हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। दिस इज पार्ट 3। टॉपिक चल रहा है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। इसके हम दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि क्या कॉजेज रहे इस रिवोल्ट के। पार्ट 2 में हमने पढ़ा लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम यूरोपियन साइड। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि क्या ऐसे कारण रहे कि ये जो रिवोल्ट है जो मास लेवल पे हुआ था उसके बावजूद ये एक फेलियर रहा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तो क्या कॉजेज रहे, ऐसे क्या कारण बने कि जो ये रिवोल्ट है सक्सेसफुल नहीं हो पाया इसमें। क्योंकि देखिए 1858 आते आते क्या हुआ, 1858 आते आते जो रिवोल्ट था वो पूरी तरीके से सप्रेस हो गया। और उसके क्या रीज़न रहे, तो देखिए पहला रीज़न जो रहा वो रहा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग्स द लीडर। जो हमारे भारत देश की तरफ से लीडर्स लड़ रहे थे इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी देखने को मिली। इसमें एक चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है वो स्टार्ट हुआ है 10 मई को, ठीक है। लेकिन ये कब के लिए शेड्यूल था, ये शेड्यूल था 31 मई 1857। ये 10 मई को शुरू हो गया, तो ये 21 डेज देखिए पहले स्टार्ट हो गया है। ये एक चीज़ रही जो कि कहीं ना कहीं ओपोजिशन में गई, क्योंकि भाई मेरठ में जो सोल्जर म्यूटिनी हुई थी वहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पूरे भारत देश के जो और लीडर्स थे जो इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने वाले थे उन लोगों की तैयारी यहाँ तक पूरी नहीं थी, वो 31 मई का ही वेट कर रहे थे। तो ये एक चीज़ जो है जो रही जो कि कहीं ना कहीं भारी पड़ी बाद में, जिस चीज़ से कि रिवोल्ट जो है वो उस तरीके से नहीं चल पाया जिस तरीके से चलना चाहिए था। अब एफिशिएंट लीडरशिप की भी थोड़ा यहाँ पर कमी देखने को मिली। जो एफिशिएंसी दिखाई गई भारत की तरफ से वो अच्छी थी, लेकिन जो एफिशिएंसी ब्रिटिश की तरफ से दिखाई गई वो ज़्यादा बेटर रही। यही रीज़न रहा कि भारत का जो रिवोल्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। थर्ड जो इसका रीज़न बना, सुपीरियर इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज ऑफ द ब्रिटिश। जो ब्रिटिशर्स थे यूरोपियंस के पास बेटर यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, बेटर मिलिट्री फैसिलिटीज़ थी, बेटर इनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी थी। तो ये सारे जब फैसिलिटीज़ इनके पास बेटर थी तो कंपेयर किया जाए अगर इंडिया से, तो इंडियंस के पास जो भी चीज़ें थी, जो फैसिलिटी थी, जो इक्विपमेंट्स थे वो थोड़े इंफीरियर रह गए। और ये भी एक रीज़न बन गया कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। पॉइंट नंबर 4 क्या है इसमें, द वॉर वॉज लोकलाइज्ड। इसको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि 1857 का रिवोल्ट आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये रिवोल्ट एक पार्ट में हुआ है, ठीक है। इसमें दो लोगों ने इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल रहा है, वो रहा है सोल्जर्स का और किसका, प्रिंसेस का, ठीक है। और वो भी किन प्रिंस का रहा है, किन राजाओं का रहा है, जिन राजाओं को कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ठीक है। बाकी लोगों ने इस रिवोल्ट से अपना कोई लेना देना नहीं रखा और सब लोग साइड रहे। ये एक रीज़न रहा इस रिवोल्ट के फेल होने का, ठीक है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि पंजाब जो है इसने बिल्कुल शांत रहा, इसने कोई भी अपना रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, ठीक है। इंडियन रूलर लाइक सिंधिया, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ये ब्रिटिश की तरफ से इस टाइम पे साथ दिए, ठीक है। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये रिवोल्ट को कमज़ोर करने का काम करा इसने, ठीक है। बाकी नेशनल स्टेट का कोई स्कीम नहीं था, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है कि जो चीफ थे, जो हेड थे, मुख्य थे, राज्य के प्रिंस थे, लैंडलॉर्ड थे, इनको इसमें बेनिफिट था। कोई भी कॉमन पीपल का यहाँ पर बात कर ही नहीं रहा था। ये भी कहीं ना कहीं खिलाफ गया, क्योंकि इसमें जो है मास पार्टिसिपेशन जो एक्चुअल में होना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं हो पाया। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि किस चीज़ की कमी है, नेशनलिज्म की कमी यहाँ पे देखने को मिली इस रिवोल्ट के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थे कि कॉजेज
क्या ऐसे कारण रहे, थोड़ा सा और इसे जूम, ये मैक्स है, चलो ठीक है। अब ये तो था कि क्या ऐसे कॉजेज रहे जो कि रिवोल्ट को फेल करे, ठीक है। अब रिवोल्ट फेल हो गया, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे, ठीक है। देखिए, भारत देश के अंदर में ब्रिटिश ने रूल किया है, ठीक है, और ये लगभग आप मान के चले ब्रिटिशर्स की एंट्री भारत देश में लगभग 1600 में होती है। बहुत सारे फेजेस आते हैं, जब हम थोड़ा सा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे वहाँ पर हम इन फेजेस को भी पढ़ेंगे। ये बहुत सारे फेजेस में यहाँ पे ये मर्चेंट रहे, ठीक है। इन्होंने कहा भाई हम तो बिजनेसमैन हैं, हम व्यापार करने आए हैं, कहीं फैक्ट्री मांग रहे हैं, कहीं कुछ मांग रहे हैं, ठीक है, राजाओं से सांठ गांठ करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है 1700 वाला आप फेज देखेंगे, यहाँ पे ये बिल्कुल लड़ने के उसमें आ गए। बैटल ऑफ प्लासी आप देखते हैं, बैटल ऑफ बक्सर आप देखते हैं 64 में। यहाँ से इन्होंने पूरे भारत देश के अंदर एंट्री लेनी शुरू करी, कब्जा करना शुरू करा, और उसके बाद तो ये दादागिरी पे उतर आए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 1857 का रिवोल्ट होता है, जब लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं, और इसके बाद बदलाव में क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जब रिवोल्ट होता है उसके बाद क्या चीज़ें आपको बदलने को देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला बदलाव जो आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, एंड ऑफ कंपनीज रूल एंड चेंज इंट्रोड्यूस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भारत देश के अंदर अभी तक काम कर रहा था उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया कि 1600 से ये शुरुआत होती है, प्योरली मर्चेंट के तौर पे ये आते हैं, ये कहते हैं भैया हम क्या हैं, हम हैं मर्चेंट, यानी हम हैं व्यापारी। उसके बाद ये 1700 में थोड़ा बहुत क्या करने लग जाते हैं, ये यहाँ पे वॉर करने लग जाते हैं, और 1800 में ये पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, भारत देश को 1800 में तो ये पूरी तरीके से कैप्चर कर देते हैं, ठीक है। और 1857 का जब रिवोल्ट होगा, ये जब 1857 का रिवोल्ट होगा, उसके बाद क्या हुआ है, पहली चीज जो देखने को मिली है, कंपनी का रूल खत्म कर दिया है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको जो समझना है वो ये है कि यहाँ पे जो रूल कर रहा था भारत देश के अंदर, वो कर रहा था ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये क्या थी एक, ये क्या थी एक, ये थी एक कंपनी, ठीक है। ये कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं थी, ये एक कंपनी थी, एक व्यापारी का एक ग्रुप था, समझ लो आप, एक मर्चेंट का ग्रुप था, ये लीज पे थे यहाँ बेसिकली। 1857 में इनको बोल दिया गया कि भाई देखो ऐसा हो गया आपका, अब आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जाइए। और यहाँ से शुरुआत होती है किसकी, यहाँ से शुरुआत होती है ब्रिटिश क्वीन की। यानी यहाँ आप डायरेक्ट जो इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा भारत देश के अंदर, वो मिलेगा ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने आज़ाद कर दिया, भारत को आज़ाद नहीं करा, बस चेंज कर दिया, ठीक है। द वॉर एंडेड ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। द ब्रिटिश स्टेट्समैन रियलाइज्ड दैट इट वाज अनवाइज to leave the government of so vast a country in the hands of a private trading company. According an act for the British government of India was passed on 2nd August 1858, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर रूल बदल दिया जाता है, ठीक है। आपको मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज़ बोली थी कि आप इस चीज़ को अगर समझना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को भी देखिएगा कि 1858 तक जो एक्ट आते थे वो आते थे रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कोई दूसरा जो है रेगुलेट करता था। लेकिन 1858 के बाद जितने एक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी अब डायरेक्टली पार्लियामेंट क्या कर रही है, रूल्स बनाएगी यहाँ के लिए। सेकेंड क्या चेंज हुआ, कंपनीज बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर अबॉलिश्ड, ठीक है। जो कंपनी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल था भारत देश के अंदर में, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने बनाया हुआ था, यानी इस देश को रन करने के लिए,
उसको बंद कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। ऑल देयर पावर्स वर ट्रांसफर टू अ कैबिनेट मिनिस्टर। और अब डायरेक्ट किसके लिए यहाँ पे होने लग गया, जिसको कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहते थे, यानी ब्रिटिश की तरफ से जो भारत देश में अब देखेगा एक कैबिनेट मिनिस्टर को ये पावर दे दी गई, जिसको आप कहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, क्योंकि एक तो ब्रिटिश का है, अब ये इंडिया के लिए हिज सैलरी एंड अलाउंसेस वर टू बी पेड आउट ऑफ रेवेन्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भी रेवेन्यू आएगा भारत देश से उसी की उसकी सैलरी पेड करी जाएगी। ठीक है। थर्ड, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एक कैबिनेट मिनिस्टर। जैसे आज आप देखते हैं कि ब्रिटिश कह रहा हूँ मैं, आज जो गवर्नमेंट चलाते हैं, प्रधानमंत्री चलाते हैं, आपके गृह मंत्री होते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। उस जमाने में क्या था, पार्लियामेंट तो यहाँ थी नहीं, पार्लियामेंट थी कहाँ, ब्रिटिश में। ठीक है, सारे रूल्स वगैरह सब कुछ वहाँ से बन के आ रहे हैं, तो उन्होंने अपना एक आदमी बिठाया हुआ था यहाँ, उसको आप कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वो एक कैबिनेट मिनिस्टर था। The Secretary of State was to be assisted by the India Council consisting of 15 members। उन्होंने क्या करा, एक काउंसिल बनाई यहाँ, 15 मेंबर्स की वो काउंसिल थी, 15 मेंबर का वो ग्रुप था, वो असिस्ट करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को इस देश को रन करने में। ऑफ दीज मोर देन हाफ वर पर्सन्स हु हैड सर्व्ड और रिसाइडेड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years। ठीक है, और किनको लिया, इसमें किनको लिया, ऐसा नहीं कि पूरे भारतीय भर दिए 15 के 15 होने का, चलो भाई अब इंडियंस यहाँ बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करा इन्होंने, ये नहीं करा। इन्होंने क्या करा, जो लोग 10 साल भारत देश के अंदर रह चुके थे, ब्रिटिशर जो 10 साल यहाँ काम कर चुके थे, यानी जिनको यहाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था काम करने का, उन लोगों को इन मेंबर्स में शामिल करा गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, देखो वो नया आ रहा है, उसको नहीं पता है कि भारत देश में क्या है कैसा है, तो उन्होंने जो 10 साल यहाँ ऑलरेडी रह चुके थे, उन लोगों को उन्होंने अपने काउंसिल में लिया। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप हमें क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे। अब अगला क्या चेंज आया, अपॉइंटमेंट टू द सिविल सर्विसेज वर टू बी मेड बाय ओपन कंपटीशन अंडर रूल्स मेड बाय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल। आपको अगर याद हो, रिवोल्ट में कॉजेज मैंने आपको बताए थे, उसमें मैंने आपको एक कॉज ये भी बताया था कि भारत देश के जो लोग थे, जो टॉप ऑफिसर्स में थे, उनको क्या बोल दिया गया था, उनको हटा दिया गया था। उनको कहा था भाई देखो जो भी इंडियंस हैं वो टॉप ऑफिसर्स होल्ड नहीं कर सकते। तो ये एक चेंज आपको यहाँ पे इसके बाद देखने को मिला। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, सिविल सर्विसेज अब जो भी जाएगा, आप एक एग्जाम जैसे आज के दिन में होता है ना, आईएएस का एग्जाम होता है, तो वहां से भी ये शुरुआत हो गई थी। आपको शायद पता होगा, सुभाष चंद्र बोस जो है वो एग्जाम क्लियर करे थे। ठीक है, तो उन्होंने एक एग्जाम बना दिया। उन्होंने कहा भैया देखो जो भी सिविल सर्विसेज में अपॉइंट होगा वो जो है एक ओपन कंपटीशन होगा, उसमें रूल्स बनाए होंगे, जिसको कौन बनाएगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाएगा। ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अभी इसका बाद जिक्र आ चुका है 2-3 पॉइंट्स में। ठीक है, जो भी रूल्स होंगे मतलब सबके लिए होंगे, आप एग्जाम देंगे, जो भी एग्जाम सक्सेसफुली करता है वो जो है क्या सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो जाएगा, सिंपल। इन्होंने कहा भाई देखिए ये सब ठीक है, बंद करो, इस सब को जो ये चीजें थी ये बंद करो। द गवर्नर जनरल रिसीव्ड द एडिशनल टाइटल ऑफ वाइसरॉय। अब यहां तक गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत देश का। भारत देश में जो टॉप पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल की हुआ करती थी, जो एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखता था। अब इन्होंने उसको बदल के क्या बना दिया, इन्होंने बोल दिया भैया ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया है। ठीक है, आप हिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फिर आपको देखने को मिलेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर आपको देखने को मिलेगा वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्वेश्चन आता है ना उसमें, हु इज द फर्स्ट वाइसरॉय, हु इज द लास्ट वाइसरॉय, हु इज द फर्स्ट गवर्नर, हु इज द लास्ट गवर्नर, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, हु इज द लास्ट गवर्नर जनरल। तो ये सब क्या था, ये समय के साथ बदलाव थे। जैसे मैंने कहा ना 1600 से ये लगभग आपको पता है कि भैया 1947 तक यहाँ रहे, और कितने साल रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये एक टाइम रहा है। ठीक है, हालांकि यहाँ से बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस तो 1600 से नहीं था। 1600 तक तो ये बिल्कुल ही ऐसे थे कि नहीं सर आप राजा हैं और हम जो है व्यापारी हैं। ठीक है, दादागिरी तो उन्होंने थोड़ा बाद में शुरू करी थी, लगभग 100-150 साल बाद तो उन्होंने अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी थी। लेकिन उसके बाद इन्होंने पोस्ट भी बनाई ना, तो इन्होंने पहले बंगाल बिहार साइड इनका रूल हुआ करता था, वहाँ ये लोग कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, शुरुआत वहीं से करी गई थी। उसके बाद जब ये पूरे भारत के अंदर आ गए तो इन्होंने वहाँ गवर्नर जनरल बना दिया।
तो यहाँ पे गवर्नर जनरल को क्या टाइटल दे दिया गया, वॉइसरॉय दे दिया गया. While they remained the Governor General for province under the British rule, he came to be known as Viceroy and representative of the Crown. ये Crown का representative होगा, ठीक है, in India in relation to native prince, the Raja and Nawab. ठीक है, देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कैसे काम करती है. ब्रिटिश पार्लियामेंट होती है और वहाँ क्या है, साथ में क्राउन है, ये आपको समझना होगा. वहाँ क्राउन है, वहाँ रानी है ब्रिटिश के अंदर, लेकिन पार्लियामेंट भी है. पार्लियामेंट जिसमें कि प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं. तो प्रधानमंत्री वगैरह की जगह भारत देश के अंदर कौन बैठा है, वो बैठा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. प्रधानमंत्री की जगह भारत देश के अंदर बैठा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है. और रानी की जगह भारत देश के अंदर कौन बैठेगा, रानी की जगह भारत देश में बैठेगा वॉइसरॉय. वॉइसरॉय जो होगा ये रिप्रेजेंटेटिव होगा किसका, ये क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होगा. ये रानी को सीधा इंफॉर्मेशन देगा, आप एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है. Lastly, Queen's proclamation incorporating these changes was made public at Allahabad, now known as Prayagraj, by Lord Canning, the first Viceroy and Governor General of India. ठीक है, ये फर्स्ट Viceroy गवर्नर जनरल जो कहते थे वो ये थे, कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे. लॉर्ड कैनिंग पहले Viceroy हैं, तो ये याद रखिएगा, ये आपके वन वर्ड में आ सकता है, ठीक है. तो रानी ने बोल दिया कि भाई ठीक है, अब जो भी ये चेंजेस हैं ये 1 नवंबर 1858 से अब लागू हैं, और लॉर्ड कैनिंग जो हैं भारत देश के पहले क्या होंगे, वाइसरॉय. अब बढ़ते हैं आगे. यस, तो ठीक है, आप ऐसी रखो. अब क्या इन्होंने पॉलिसी बनाई इंडियन प्रिंसेस की तरफ, उनके जो हेड थे, क्योंकि फिर से आ जाता हूं मैं वहीं पर कि भारत देश के अंदर जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है, ये किसका रिवोल्ट, ज़्यादातर इसको मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो रिवोल्ट है इसमें 2 लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहा है. नंबर 1 किसका रहा है, इसमें नंबर 1 पार्टिसिपेशन रहा है, इसमें नंबर 1 पार्टिसिपेशन रहा है आपका प्रिंसेस का, और नंबर 2 पार्टिसिपेशन किसका रहा है, सोल्जर्स का. तो ये 2 लोग थे, तो बदलाव इनके लिए भी करेंगे भाई. अब लॉर्ड कैनिंग भारत आ चुके हैं. लॉर्ड कैनिंग retained office as the Governor General and first Viceroy under the Crown. His health had broken down owing to a great physical and mental effort during the revolt of 1857, and later became because of his new role as Viceroy, who dealt with the native prince on behalf of Crown. He resigned office in 1862. ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में है कि लॉर्ड कैनिंग जो है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल उस टाइम पे भारत के थे, जब पोस्ट चेंज हुई वॉइसरॉय बनाया गया, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वॉइसरॉय बन गए भारत देश के. उसके बाद 1862 में इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं जो है मैं फिजिकली और जो हेल्थ जो है मेरी ठीक नहीं है, ठीक है. तो लॉर्ड कैनिंग ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये चले गए, इन रिजाइन कर दिया. अब जो लोग थे पेशवा, नाना साहिब, आपको पता है कि नाना साहिब ने रिवोल्ट के अंदर पार्टिसिपेशन था इनका. तो क्या हुआ नाना साहिब का, नाना साहिब हैड टेकन एन एक्टिव पार्ट इन द वॉर एंड हैड फ्लेड इनटू द जंगल ऑफ नेपाल, नेवर टू रिटर्न अगेन. द ऑफिस ऑफ पेशवा वाज अबॉलिश्ड, द रूल ऑफ पेशवा एंडेड. ठीक है, नाना साहिब जो बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, जिनकी की पेंशन बंद कर दी गई थी, जिनको बेनिफिट देने से बंद कर दिया गया था, और इसी कारण से नाना साहिब रिवोल्ट के अंदर आए थे 1857 के. नाना साहिब को क्या कर दिया गया, देखो नाना साहिब, अगर आपको ध्यान होगा वो वाला पार्ट कानपुर वाला, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नाना साहिब जो है भाग गए थे. ठीक है, नाना साहिब चले गए थे नेपाल, और नाना साहिब कभी वापस नहीं आए. तो जो पेशवा के ऑफिस था, जो पेशवा का पोस्ट था, वो तो हो ही गया बंद. ठीक है, वो ख़त्म ही हो गया, अब उस पर कोई लड़ाई नहीं. राइज रूल ऑफ द मुगल्स का क्या हुआ, with the death of Bahadur Shah, who was deported to Rangoon, the Mughal imperial dynasty founded by Babur came to an end. The rule of the Mughal had ended much earlier than that. ठीक है, आपको 1857 के रिवोल्ट में ध्यान होगा, बहादुर शाह जफर का मैंने आपको कहा था रेड फोर्ट को क्या बोला गया था कि जब तक बहादुर शाह जफर है तब तक, उसके बाद ये जो इंपीरियल पैलेस है, क्योंकि वो राजाओं का पैलेस हुआ करता था उस जमाने में, उन्होंने कहा था भैया इस पर आपके बेटे वगैरह रूल नहीं करेंगे. और इसी वजह से
इनका झगड़ा था और इसी वजह से रिवोल्ट के अंदर कूदे थे। रिवोल्ट खत्म होने के बाद क्या हुआ था, इनके बेटे को मार दिया गया था और बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया, उनको रंगून भेज दिया गया था। उनको रंगून भेज दिया था और उस टाइम में मैंने आपको कहा था कि रंगून में ही इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। तो मुगल एम्पायर को भी इन्होंने क्या कर दिया, मुगल एम्पायर को भी इन्होंने खत्म कर दिया। ठीक है, चलो तो अब इन्होंने पॉलिसीज क्या क्या बनाई। अब पॉलिसी थोड़ा देखते हैं कि तो देखो पॉलिसी टुवर्ड द इंडियन प्रिंस एंड द चीफ इन्होंने बनाई। फर्स्ट था क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर्ड इन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड नॉट एनेक्स द इंडियन स्टेट्स। इन्होंने कहा कि जो भी इंडियन स्टेट्स हैं उनको अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट एनेक्स नहीं करेगी। ठीक है, यानी अब एनेक्सेशन नहीं होगा। नंबर 1 क्या एनेक्सेशन नहीं होगा। नंबर 2 क्या था, नंबर 2 था कि जो भी ट्रीटीज साइन हुई हैं, ऑल द ट्रीटीज दैट द प्रिंसेस हैड कंक्लूडेड विद द कंपनी विल बी ऑनर्ड, यानी जितनी ट्रीटीज अभी तक साइन हो चुकी है वो सारी मान्य होंगी, किसी को भी कंपनी जो है क्या नहीं करेगी, खत्म नहीं करेगी। ठीक है। थर्ड था देयर राइट्स ऑफ एडॉप्शन एंड सक्सेशन वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। देखिए इससे पहले क्या बोला था कंपनी ने कहा था कि आप अगर आपका नेचुरल उत्तराधिकारी नहीं है तो आप जो है गोद नहीं ले सकते। कंपनी ने कहा कि देखो ऐसा नहीं है, एडॉप्शन का राइट है, सक्सेशन का राइट है। ठीक है, तो ये भी एक कंपनी ने एक चेंज करा प्रिंसेस के लिए। ठीक है, तो ये था। अब एक बार इसका बचे हुए पार्ट अभी हैं और जो चेंजेस आए थे वो हम अगले वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज हमने क्या क्या कवर करा एक बार क्विकली उसको देख लेते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसका जो देखिए फर्स्ट था ये था कॉजेज ऑफ फेलियर, क्या क्या कॉजेज रहे हमारे फेलियर के। तो देखिए कॉजेज में क्या था, कोऑर्डिनेशन की कमी रही, एफिशिएंसी जो है वो बेटर हो सकती थी, लीडरशिप में हमारी सुपीरियर जो है इक्विपमेंट थे वो ब्रिटिशर्स के पास, जो वॉर थी वो लोकलाइज रही, यानी एक पूरे इंडिया बेसिस पर लड़ाई नहीं लड़ी गई, कोई भी नेशनल इंटरेस्ट में बात नहीं कर रहा था। अगला रिजल्ट के बाद क्या क्या चेंजेस रहे, तो कंपनी का रूल यहाँ पर खत्म हो गया 1857 में। 58 में जो है किसका रूल शुरू हो गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का। सेकंड, कंपनी का जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, उसको बंद कर दिया गया और एक नई चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई जिसको आपने कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो डायरेक्टली किसको वो करता था, इंफॉर्मेशन देता था, वो देता था पार्लियामेंट को। ठीक है, अपॉइंटमेंट हुआ सिविल सर्विसेज का जो इसके बाद होगा, मतलब अपॉइंटमेंट वो होगा कंपटीशन के बेसिस पर। कंपनी क्वीन ने सीधा कहा कि देखो भाई जो भी आप अपॉइंटमेंट होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, एजुकेशन के बेसिस पे होंगे, कंपटीशन के बेसिस पर होगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो गवर्नर जनरल है वो अब क्या कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा वाइसरॉय। ठीक है, जो गवर्नर जनरल है वो अब वाइसरॉय बन जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो है ये बने। ये हमने आखिरी जो आज कवर करा वो ये करा कि क्या क्या चीज़ें बदली। तो पेशवा जो मैंने आपको कहा था नाना साहिब, ये नेपाल भाग गए थे और उसके बाद कभी वापस नहीं लौटे। मुगल का रूल एंड हो गया, बहादुर शाह को कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया और उसके बाद वो कभी लौटे नहीं, यानी उनकी डेथ जो है वहीं भी। कुछ इन्होंने बदलाव जो करे प्रिंसेस के साथ, जो ट्रीटीज थी, क्वीन ने कहा कि भाई अब जो है किसी भी स्टेट को ब्रिटिश जो है एनेक्स नहीं करेगी। सेकेंड, इन्होंने कहा जो भी ट्रीटीज आपने साइन करी है कंपनीज के साथ वो सारी की सारी वैलिड मानी जाएंगी। थर्ड जो कहा गया वो कहा गया कि राइट टू एडॉप्शन और सक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, यानी जो एडॉप्शन मना कर रही थी कंपनी, गवर्नमेंट ने उसको अलाउ कर दिया। तो ये था हमारा आज का वीडियो। बचा हुआ जो इसका पार्ट है, क्योंकि इसके कुछ और बदलाव भी आए थे भारत देश के अंदर में 1857 के रिवोल्ट के बाद, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू सो मच।